हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और कंपनी नामा के दिवाली स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इत्तेफाक से आज का ये शो कंपनी नामा का 150वां एपिसोड है। तो पहले तो आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और 150 हफ्तों के इस लंबे सफर के दौरान आप लोगों ने अपने पसंदीदा शो को जमकर सराहा है, खूब प्यार दिया है। और इस प्यार के लिए, शुभकामनाओं के लिए मनी 9 की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी दर्शकों को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद है आपका ये प्यार आगे भी इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। सोमवार 28 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि देश की सबसे बड़ी आयरन और उत्पादक और सरकारी नवरत्न कंपनी एनएमडीसी एक और मिनी रत्न सरकारी कंपनी केआईओसीएल के साथ मर्जर को लेकर विचार कर रही है। हालांकि एनएमडीसी का कहना है कि उसे इस मर्जर को लेकर सरकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। पर एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के देवादरी में माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने में नाकामयाब रहने के चलते एनएमडीसी की ओर से इस कंपनी के अधिग्रहण या खुद में विलय करने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों के बीच डील को लेकर प्रस्ताव पर काम जारी है, जिसे बहुत जल्द मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये दोनों कंपनियां स्टील मंत्रालय के तहत कामकाज करती हैं, लेकिन इस विलय या अधिग्रहण के लिए वित्त मंत्रालय समेत कई और एजेंसियों से भी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। 28 अक्टूबर को खबर आने के बाद एनएमडीसी के शेयर में करीब 5% की बढ़त के साथ 228 रुपये 49 पैसे पर और केआईओसीएल के शेयर में 344 रुपये 50 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 4.5% की बढ़त के साथ 332 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर। देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल के बोर्ड ने एक और सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर यानी जेवी करने को मंजूरी दे दी है। ये जेवी अरुणाचल प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किया गया है। इस जेवी में दोनों कंपनियों की 50-50% की हिस्सेदारी होगी। इस जेवी कंपनी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का कामकाज करेंगी। साथ ही इस बैठक में बीपीसीएल के बोर्ड ने राइट्स इशू के जरिए रकम ना जुटाने पर भी फैसला लिया है। इस खबर के चलते 28 अक्टूबर को बीपीसीएल के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 311 रुपये 10 पैसे पर और ऑयल इंडिया के शेयर में करीब 0.25% की कमजोरी के साथ 477 रुपये 20 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर। दवा बनाने वाली कंपनी सुवेन फार्मा को अपनी सब्सिडरी कंपनी कैस्पर फार्मा के खुद के साथ विलय के प्रस्ताव को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। पिछले हफ्ते 24 अक्टूबर को मिली इस मंजूरी के चलते सुवेन फार्मा का कारोबार और कुशल होगा, जिससे कंपनी को अपने खर्चे कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस विलय से कंपनी की बाजार स्थिति में भी सुधार होगा, क्योंकि कैस्पर फार्मा का एपीआईज और स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर फोकस है, जिससे सुवेन के कोर कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और कुछ अहम मार्केट्स में कंपनी की स्थिति और मजबूत होगी। विलय को मंजूरी की खबर से 28 अक्टूबर को सुवेन फार्मा के शेयर में 1299 रुपये का हाई लगाने के बाद 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ 1288 रुपये पर कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई। अगली खबर। सोमवार 28 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद जारी दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के बोर्ड ने टॉप मैनेजमेंट में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें नए सीईओ की नियुक्ति भी शामिल है। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ शाश्वत शर्मा को अगले एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि वो अगले 14 महीने तक कंपनी के सीईओ डेजिग्नेट के रूप में कामकाज करेंगे। वहीं दूसरी ओर कंपनी के मौजूदा एमडी एंड सीईओ गोपाल विट्टल को 1 जनवरी 2026 से वाइस चेयरमैन का पदभार दिया गया है। ये फैसले कंपनी की उत्तराधिकार योजना यानी सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा हैं, जो कि चरणों में लागू होंगे। इसमें कंपनी के एमडी गोपाल विट्टल को वाइस चेयरमैन का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है, यानी कि गोपाल विट्टल की कंपनी में वही पोजीशन होगी जो आज सुनील भारती मित्तल की है। 12 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए विट्टल को स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देने के लिए एयरटेल अफ्रीका के बोर्ड पर भारती का नॉमिनी डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है। मैनेजमेंट में हुए बदलावों के चलते मंगलवार 29 अक्टूबर को भारती एयरटेल के शेयर में 1610 रुपये का लो लगाने के बाद करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 1641 रुपये 90 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से देश के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाले आईपीओ वारी एनर्जीज की सोमवार 28 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई, जो कि उम्मीद से खराब रही। एनएसई पर वारी एनर्जीज का शेयर 2500 रुपये पर खुला।
यानी कि इशू प्राइस से करीब 1000 रुपये ऊपर या 66.3% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 1503 रुपये प्रति शेयर था। खुलने के बाद शेयर ने 2624 रुपये 40 पैसे का हाई भी लगाया, पर कुछ ही मिनटों में मुनाफा वसूली हावी हो गई और शेयर 2300 रुपये तक जा गिरा। गौर करने वाली बात यह है कि लिस्टिंग के एक दिन पहले शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी घटकर 1225 रुपये या 81% हो गया था, जो हाल में 100% से भी ज्यादा था। लेकिन शेयर की लिस्टिंग घटे हुए जीएमपी से भी नीचे जाकर हुई। कुल 97 लाख एप्लीकेशंस मिलने के चलते ये आईपीओ 79.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 4321 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में वारी एनर्जीज का शेयर 2345 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 2500 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 6% से ज्यादा नीचे है, पर 1503 रुपए के इशू प्राइस से 56% प्रीमियम पर है। अगली खबर, सोमवार 28 अक्टूबर को ही दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई, जो कि ठंडी रही। एनएसई पर दीपक बिल्डर्स का शेयर 200 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से 1.5% डिस्काउंट पर है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 203 रुपए प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस ठीक ठाक मिला था, लेकिन उसके बावजूद लिस्टिंग के दिन कोई उत्साह नहीं नजर आया। यह आईपीओ कुल 41.5 गुना भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 260 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 28 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद आई जानकारी के मुताबिक लिस्टिंग के दिन मैक्वेरी इमर्जिंग मार्केट्स ने इस कंपनी के 3,22,000 शेयर यानी 0.68% हिस्सेदारी 179 रुपए के भाव पर बेची है। 28 अक्टूबर को कारोबार के अंत पर दीपक बिल्डर्स के शेयर में 160 रुपए 51 पैसे का लो लगाने के बाद 161 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 200 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 19.5% और 203 रुपए के इशू प्राइस से करीब 21% के डिस्काउंट पर है। अगली खबर, सोमवार 28 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के 15,80,000 शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 1742 रुपये 60 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 275 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में सिटी ग्रुप ने 1742 रुपये 60 पैसे पर 15.8 लाख शेयरों की बिकवाली की है, लेकिन इस ब्लॉक डील में गिजालो मास्टर फंड ने उतने ही शेयरों की खरीदारी की है। इस ब्लॉक डील के चलते 28 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के शेयर में मजबूत बाजार में भी करीब आधा % की कमजोरी के साथ 1737 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 1751 रुपये का इंट्राडे हाई भी छुआ था। 31 अक्टूबर को खबर थी कि बैंक की एनबीएफसी कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। एचडीबी फाइनेंशियल्स की इस आईपीओ के जरिए कुल 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू के जरिए कंपनी की ओर से 2,500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं ओएफएस के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। इस हिसाब से बैंक की सब्सिडरी कंपनी की कुल वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। एचडीएफसी ग्रुप की ओर से 6 साल में किसी कंपनी का आईपीओ पहली बार आ रहा है। फिलहाल एचडीएफसी बैंक की एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज में 94.6% हिस्सेदारी है। 31 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक के शेयर में मामूली कमजोरी के साथ 1734 रुपये के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 18 सितंबर 2024 को इस आईपीओ के लिए सेबी के पास आवेदन दाखिल किया था, जिसके जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस आईपीओ में फ्रेश इशू के जरिए कंपनी की ओर से केवल नए शेयर जारी किए जाएंगे, यानी कि इस आईपीओ में ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है। मतलब प्रमोटर अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे और आईपीओ से जुटाई गई रकम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास आएगी। रिटेल निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के शेयरधारकों के लिए इस आईपीओ में 10% कोटा आरक्षित है। इस आईपीओ से जुड़ा आरएचपी दाखिल होने के दिन जिन शेयरधारकों के पास एनटीपीसी के शेयर होंगे वो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के तहत अप्लाई कर सकेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जुटाई की रकम में से 7,500 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी रीनेबल एनर्जी यानी एनआरईएल में निवेश करने की योजना है। एनआरईएल की ओर से इस रकम का इस्तेमाल अपने कर्ज के भुगतान पर किया जाएगा। 29 अक्टूबर को एनटीपीसी के शेयर में 404 रुपये 45 पैसे का लो लगाने के बाद 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 410 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, एजिस लॉजिस्टिक्स अपनी सब्सिडरी कंपनी एजिस वोपक टर्मिनल्स यानी एवीटीएल का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। इस आईपीओ के जरिए एवीटीएल की 4,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना है, जिसको बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा एवीटीएल के बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 800 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इशू को भी मंजूरी दे दी है। सब्सिडरी के आईपीओ की खबर से 29 अक्टूबर को एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर में 784 रुपये 30 पैसे का हाई छूने के बाद 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ 770 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ।
अगली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की एनबीएफसी कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी जियो फाइनेंशियल को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज करने के लिए मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी जियो फाइनेंशियल की सब्सिडरी कंपनी जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी जेपीएसएल को दी गई है, जो कि 28 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। इस मंजूरी से कंपनी की डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल फाइनेंस में लीड करने की महत्वाकांक्षा को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल ने जियो फाइनेंस ऐप के जरिए स्मार्ट गोल्ड नाम का डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया है। स्मार्ट गोल्ड के जरिए कंपनी निवेशकों को गोल्ड खरीदने और अपने निवेश को रिडीम करने के लिए डिजिटल प्रोसेस की पेशकश करेगी। कंपनी के मुताबिक ग्राहक डिजिटल गोल्ड में कम से कम 10 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं। इन दोनों खबरों के चलते मंगलवार 29 अक्टूबर को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 313 रुपए 90 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 3% की मजबूती के साथ 325 रुपए 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बुधवार 30 अक्टूबर को गोदावरी बायो रिफाइनरीज के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई, जो कि कमजोर रही। एनएसई पर गोदावरी बायो रिफाइनरीज का शेयर 308 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से 12.5% डिस्काउंट पर है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 352 रुपए प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से रिस्पांस ठीक ही मिला था, लेकिन उसके बावजूद लिस्टिंग काफी कमजोर रही। यह आईपीओ कुल 1.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 555 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कमजोर लिस्टिंग के बाद गोदावरी बायो रिफाइनरीज के शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली और 354 रुपए 45 पैसे का हाई लगाने के बाद शेयर में 343 रुपए 90 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 308 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 12% प्रीमियम पर है, लेकिन 352 रुपए के इशू प्राइस से करीब 2.5% के डिस्काउंट पर है। अगली खबर, बुधवार 30 अक्टूबर को टोरेंट फार्मा के 1 करोड़ 4 लाख शेयरों का या 3.1% हिस्से का ब्लॉक डील हुई। ये ब्लॉक डील 3,108 रुपए के भाव पर हुई, जिसकी वैल्यू 3,239 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो कि मंगलवार 29 अक्टूबर की क्लोजिंग से 3% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर है। इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के प्रमोटर्स टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने 99.44 लाख शेयर या अपनी 2.94% हिस्सेदारी 3,086 करोड़ रुपए की रकम में 3,103 रुपए 7 पैसे से 3,104 रुपए 40 पैसे की रेंज में बेची है। हालांकि इस डील का बेस साइज 83 लाख शेयर यानी 2.4% हिस्सेदारी का था और इसमें ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 16.5 लाख शेयर या आधा % अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प था। सितंबर तिमाही के अंत तक टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स के पास कंपनी की 71.25% हिस्सेदारी थी, जो अब इस ब्लॉक डील के बाद घटकर 68.31% पर हो गई है। इस ब्लॉक डील के बाद 30 अक्टूबर को टोरेंट फार्मा के शेयर में 3,084 रुपए 80 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 3,140 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में 3,600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट चला रही और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही केएसके महानदी पावर को खरीदने के लिए सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने सबसे ऊंची बोली लगाई है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने अदानी ग्रुप और एनटीपीसी को पछाड़ते हुए सबसे सफल बोली लगाई है। केएसके महानदी पावर के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी की ओर से कंडक्टेड किए गए चैलेंज राउंड के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रेजोल्यूशन प्लान को टॉप ऑफर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। इस रेजोल्यूशन प्लान को लेकर अब केएसके महानदी पावर के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी की ओर से वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस कंपनी के लेंडर्स की ओर से जमा किए गए 29,330 करोड़ रुपए के दावों के सामने अदानी ग्रुप ने शुरुआत में 27,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, पर चैलेंज राउंड में जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इस ऑफर को पछाड़ दिया। इस खबर के चलते 30 अक्टूबर को जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में 684 रुपए 60 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 1.5% की गिरावट के साथ 673 रुपए पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, बुधवार 30 अक्टूबर की शाम को जारी दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डाबर इंडिया के बोर्ड ने अपने हेयर केयर पोर्टफोलियो के विस्तार की घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने सेसा केयर की 51% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये हिस्सेदारी 315 से 325 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदी जाएगी। एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी के अलावा डेट यानी कंपनी का कर्ज भी शामिल होता है। डाबर की ओर से कंपनी के 51% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी सीआरपीएस के लिए पीई फर्म ट्रू नॉर्थ और सेसा केयर के मौजूदा ओनर को 12.6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सेसा का 289 करोड़ रुपए का कर्ज भी डाबर के खातों में शामिल होगा। सेसा केयर का डाबर के साथ मर्जर किया जाएगा और मर्जर प्रक्रिया के तहत सेसा केयर के मौजूदा शेयरों और बाकी बचे 49% सीआरपीएस के बदले में डाबर के शेयर जारी किए जाएंगे। बीते 2 सालों में ये कंपनी की ओर से दूसरा बड़ा अधिग्रहण है। इससे पहले 2022 में डाबर ने 587.5
17.5 करोड़ रुपए में बादशाह मसाला की 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस अधिग्रहण की खबर और दूसरी तिमाही के नतीजों के दम पर 31 अक्टूबर को डाबर इंडिया के शेयर में 1% की कमजोरी के साथ 541 रुपए 25 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीते शुक्रवार की शाम को गौतम अदानी की अगुवाई वाले अदानी ग्रुप को बड़ा झटका लगा। दरअसल कीनिया की कोर्ट ने अदानी एनर्जी की कीनिया इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी यानी कैटरैको के साथ हुई 73.6 करोड़ डॉलर या 6,189 करोड़ रुपए की डील को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी नमा के एपिसोड नंबर 148 में यानी 2 हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि अदानी एनर्जी ने कैटरैको के साथ 6,189 करोड़ रुपए की डील की है। इस डील के जरिए अदानी एनर्जी कीनिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशन को डेवलप, फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट और मेंटेन करेगी। कीनिया में लोगों को फिलहाल लंबे पावर कट झेलने पड़ते हैं और अदानी एनर्जी को दिए प्रोजेक्ट के जरिए इस देश की रेगुलर पावर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अपने पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की योजना थी। लेकिन इस डील को लॉ सोसाइटी ऑफ कीनिया ने ये कहकर चुनौती दी है कि ये असंवैधानिक है और इसके लिए 2021 के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एक्ट का हवाला दिया गया है। 28 अक्टूबर को अदानी एनर्जी के शेयर में 891 रुपये 5 पैसे का लो लगाने के बाद 2% की बढ़त के साथ 937 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग देखने को मिली। साथ ही खबर यह भी थी कि अदानी ग्रुप की दुबई में स्थित कंपनी रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया की प्रमोटर ग्रुप कंपनी इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी से उसकी 46.64% हिस्सेदारी 3,204 करोड़ रुपए में खरीदेगी। रिन्यू एक्जिम डीएमसीसी दरअसल गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी और उनकी पत्नी रंजना बेन अदानी की कंपनी है। इस हिस्सा खरीद के बाद अदानी ग्रुप की ओर से आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया के पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए 571 रुपये 68 पैसे के दाम पर 26% हिस्से का ओपन ऑफर भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन प्रमोटर के साथ ये सौदा 400 रुपये प्रति शेयर के दाम पर हुआ है, जो कि शुक्रवार के 532 रुपये 80 पैसे के क्लोजिंग प्राइस से करीब 25% के डिस्काउंट पर है। इस वजह से सोमवार 28 अक्टूबर को आईटीडी सीमेंटेशन के शेयर में मजबूत बाजार में भी आधा % नीचे 531 रुपये पर और अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 4% की मजबूती के साथ 2,803 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई। 29 अक्टूबर को जारी दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने एनसीडीज के जरिए 2,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दे दी। साथ ही अपने फूड एफएमसीजी कारोबार के डीमर्जर योजना को खारिज कर दिया है। अगर ये योजना पूरी होती तो इससे अदानी ग्रुप प्रमोटर्स को अदानी विल्मर को कंट्रोल करने की अनुमति मिलती। ये फैसला अदानी विल्मर की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग यानी एमपीएस से जुड़े नियमों को पूरा करने के लिए लिया गया है। 29 अक्टूबर को अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 1.5% की बढ़त के साथ 2,843 रुपये पर और अदानी विल्मर के शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 335 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक्सिस बैंक और उसकी 2 सब्सिडरी कंपनियों एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बैंक और उसकी सब्सिडरी कंपनियों की ओर से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में खरीदी गई हिस्सेदारी के चलते जारी किया गया है। एक्सिस बैंक का कहना है कि वो इस नोटिस की समीक्षा कर रहा है और सेबी के सामने अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करेगा। बैंक ने यह भी कहा कि ये लेन देन आवश्यक रेगुलेटरी मंजूरी के साथ किया गया है। इस बीच मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की होल्डिंग कंपनी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज यानी MFSL ने भी बताया कि कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स और अहम प्रबंधकीय अधिकारियों को भी सेबी से नोटिस मिला है। आपको बता दें कि ये फेयर मार्केट वैल्यू के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला था। असल में 15 से 16 मार्च 2021 के दौरान बैंक ने MFSL को 166 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर बेचे थे, लेकिन 10 से 11 दिन बाद एक्सिस ग्रुप की अन्य एंटिटीज़ ने 31 से 32 रुपये प्रति शेयर पर ये शेयर वापस खरीद लिए। इरडा ने अक्टूबर 2022 में एक्सिस बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगाया था। एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस डील तब से ही जांच के घेरे में है। इस खबर के चलते 28 अक्टूबर को एक्सिस बैंक के शेयर में करीब 1.25% की कमजोरी के साथ 1174 रुपये पर और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में करीब 0.25% की गिरावट के साथ 1266 रुपये 75 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, मार्केट शेयर के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी DCA कंपनी के उस दावे की समीक्षा कर रहा है जिसमें कंपनी ने कहा था कि उसने ई स्कूटर से जुड़ी 10,000 से ज़्यादा शिकायतों में से 99.1% का समाधान कर दिया है। असल में 7 अक्टूबर की शाम को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 147 में बताया भी था। इस नोटिस का जवाब देने
देने के लिए कंपनी के पास 15 दिन का समय था और उस जवाब में कंपनी ने कहा था कि कुल 10,644 में से 99.1% शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, यानी इनको रिजॉल्व कर दिया गया है। साथ ही कंपनी ने 72 आवर्स रश नाम से त्योहारी सेल लॉन्च की है, जिसमें S1 पोर्टफोलियो में 25,000 रुपये तक के डिस्काउंट के अलावा 30,000 रुपये के एडिशनल बेनिफिट्स भी शामिल किए गए हैं। ये सेल असल में कंपनी की ओर से 31 अक्टूबर तक के लिए लॉन्च किए गए बॉस नाम के त्योहारी ऑफर का ही हिस्सा है, पर इस नए ऑफर के बावजूद 29 अक्टूबर को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 76 रुपये के IPO इशू प्राइस के भी नीचे फिसलने के बाद करीब 1.25% की गिरावट लेकर 76 रुपये 64 पैसे पर जाकर बंद हुआ। अगली खबर, जापान की फार्मा कंपनी दाइची सैंक्यो और भारतीय कंपनी रेनबैक्सी की डील से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रेनबैक्सी प्रमोटर से जुड़े फोर्टिस ट्रेडमार्क की नीलामी होगी। इस मामले में दाइची सैंक्यो ने फोर्टिस ट्रेडमार्क की बिक्री के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दाइकी ने कोर्ट से ये मांग रखी थी कि उसके हक में 2016 के दौरान सिंगापुर की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू कराया जाए। सिंगापुर की ट्रिब्यूनल ने दाइची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेनबैक्सी के सिंह बंधुओं को 3,500 करोड़ रुपए की भरपाई करने के लिए कहा था, जिसके लिए फोर्टिस ट्रेडमार्क की नीलामी करवाई जाएगी। इस खबर के चलते 30 अक्टूबर को फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर में 600 रुपये 10 पैसे का लो लगाने के बाद 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 612 रुपये 40 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ और आपको ले चलते हैं स्टार्टअप अपडेट में। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने IPO का वैल्यूएशन घटाकर 11.3 अरब डॉलर कर दिया है, जो पहले 15 से 16 अरब डॉलर के करीब था। साथ ही ये भी घोषणा की है कि कंपनी का IPO 6 से 8 नवंबर तक खुलेगा, जिसका प्राइस बैंड 371 से 390 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस IPO के जरिए कंपनी की 11,327.4 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है, जिसमें से कंपनी 4,499 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं OFS के जरिए कंपनी के मौजूदा निवेशक 6,828.4 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर का भाव 480 से 490 रुपए प्रति शेयर के बीच में चल रहा था। अगली खबर, पेमेंट गेटवे मेजर रेजर पे ने वित्त वर्ष 2024 के रेवेन्यू में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 2,068 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि कुल आय 2,501 करोड़ रुपए पर रही है। नतीजों में हाईलाइट है मुनाफे का आंकड़ा, जो कि साल दर साल लगभग 5 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 7 करोड़ रुपए से करीब 5 गुना बढ़कर 34 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। नमस्कार, शुभ रात्रि और दिवाली की फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाएं।